हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिसका डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके अपने सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना निखरेंगे, उतना अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और डेली बेसिस फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस करा रही हूँ। फ्री में इतना कराने वाला कोई नहीं है। मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रही हूँ, डेली बेसिस पर आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। सब सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, सभी चीजें डिटेल में दिया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट क्लासेस डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एमपी टेट का एग्जाम भी दे लिया है, आप सबको पता है कि कौन पास है कौन फेल है। पास है तो भी, फेल है तो भी। जो पास है उसके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करें और जो फेल है वो नेक्स्ट अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, जैसे कि यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड आदि बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो अवसर एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है। प्रिपरेशन यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अभी से लगना है, क्योंकि समय बीत जाने पर कुछ नहीं मिलता है। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। 50 क्वेश्चन है आज के सेशन में। अब 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है। तो विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है मानक विचलन। जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक विश्वसनीय माप बोलेगा तो आपका माध्य हो जाएगा। अब विचलनशीलता के मापों का बोलेगा तो मानक विचलन होगा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। नेक्स्ट, दीवार को धकेलना कौन से व्यायाम का उदाहरण है? तो आप सबको पता है यह है आइसोमेट्रिक व्यायाम का। एक क्वेश्चन आया हुआ था। और आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 विधियां हैं। इससे क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए इसको आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। आइसोमेट्रिक यानी कि आइसो मीन्स होता है सेम, एंड मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई। इसकी खोज 1954 में हेटिंगर मुलर ने किया था आइसोमेट्रिक की। इसमें कोई गति होता दिखाई नहीं देता, पेशियां की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे दीवार धकेलना, भार लेकर एक जगह खड़े रहना। ठीक है। और होता है आपका दूसरा आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है। इसकी खोज किया था आइसोटोनिक की ली डोने ने 1953 में। इसमें पेशियां छोटी और बड़ी होती हैं। इस 2 प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। जैसे आप डंबल का अभ्यास कर रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो कंसेंट्रिक यानी कंट्रक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। नीचे की तरफ ला रहे हैं तो एक्सटेंशन यानी कि इसेंट्रिक हो रहा है। इसमें शक्ति को प्राप्त करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है आइसोटोनिक। इसमें कल स्थानिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बॉल थ्रो आदि आता है। तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसकी खोज जेम्स पेराइन ने 1968 में किया था। आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति। यह मशीनों की सहायता से किया जाता है। आइसोकाइनेटिक का प्रयोग ज्यादातर पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग, नाव खेना, तैरना आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुलक की गणना की जा सकती है। तो बहुलक की गणना करने का सूत्र होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुलक होता क्या है? किसी की बारंबारता, बार बार फ्रीक्वेंसी ही वह होता है आपका बहुलक। नेक्स्ट है दोस्तों, जेसीआर परीक्षण मापता है। तो जेसीआर परीक्षण जो है वह क्या मापता है? तो जेसीआर परीक्षण दोस्तों
इसकी यह मापता है सामान्य गामक योग्यता। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेसीआर परीक्षण क्या मापता है, सामान्य गामक योग्यता मांगता है कि मोटर स्किल मापता है कि क्या मापता है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया था, ये नहीं आया था, उसमें ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट आया था कि क्या मापता है। तो बहुत लोगों ने सामान्य गामक योग्यता लगा दिया था, उसका सही आंसर था मोटर स्किल को मेजर करता है ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। और यही आपका कंफ्यूजन रहता है, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करने से कंफ्यूजन दूर होता है। तो जेसीआर परीक्षण क्या मापता है, सामान्य गामक योग्यता मापता है, जबकि ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट मोटर स्किल को मापता है। जेसीआर टेस्ट 1947 में ब्रे फिलिप्स के द्वारा बनाया गया। इसमें JCR, जे से वर्टिकल जंप, C से चिन अप्स, R से शटल रन 3 होता है। नेक्स्ट है कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंदर होता है। तो कैनेडियन परीक्षण जो है वह 35 सेकेंड की अवधि के अंदर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, चाहे जॉनसन बास्केटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल टेस्ट हो, टेनिस टेस्ट हो, फुटबॉल टेस्ट हो, हॉकी टेस्ट, सभी के बारे में मैंने डिटेल में एक एक करके वीडियो बनाया हुआ है। आप टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजों को कंफर्म कर लीजिए, जिसके बाद आपको भूलने की जरूरत नहीं होगी। एक बार वीडियो को जरूर देखिए। तो जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले आप जानिए कि संबंधित है कौन जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में। तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आपका आता है फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल, ये तीनों आते हैं। और है कौन नहीं, पेनी कप परीक्षण नहीं है। पेनी कप परीक्षण बास्केटबॉल स्किल टेस्ट से ही संबंधित है, बट ये नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आता है पेनी कप टेस्ट। ठीक है, नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत। बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत 4 टेस्ट आते हैं, जैसे जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट एंड नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट एंड स्ट्रोब बास्केटबॉल टेस्ट एंड हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट 1934 में बनाया गया। इसके अंतर्गत जोहानसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट आता है। एंड नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट 1947 में बनाया गया। इसके अंतर्गत स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शूट, पेनी कप टेस्ट आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिटेल में आप जानने के लिए वीडियो को देखिए। यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम डिटेल में नहीं बता सकते। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है। यहाँ पे आपको सोच के आंसर देना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद करने से नहीं, प्रैक्टिस से आते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन कौन सा है। तो आदेश विधि, भाषण विधि, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि तो शारीरिक शिक्षा में होता ही है, आदेश विधि भी होता है। भाषण विधि में तो आपका कक्षा के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसमें होता है, बट शारीरिक शिक्षा में आदेश विधि, प्रदर्शन विधि, होल पार्ट विधि तीनों है। बट सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन है, तो होल पार्ट विधि यहाँ पे सबसे अच्छा हो जाएगा। कौन सा विधि, इसमें होल पार्ट विधि। अगर होल पार्ट विधि नहीं दिया जाता तो प्रदर्शन विधि आपका सही हो जाता। तो होल पार्ट विधि, पूर्ण अंश पूर्ण विधि, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बांटकर उसको बताना बच्चों को, ये सबसे अच्छा विधि है शारीरिक शिक्षा में। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है। तो दोस्तों, कक्षा का जो प्रबंधन है वो किस पर निर्भर करेगा, पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर। ठीक है, पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर, यानी पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है किस प्रकार का है, उस सब्जेक्ट के अनुसार कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, पाठ योजना आप बना रहे हैं तो बच्चे का उम्र और लिंग देखेंगे, उसकी प्रगति देखेंगे कहां तक हुआ है और क्या सुधार करना है, वार्मिंग अप, ये तीनों पाठ योजना प्लानिंग की
सिद्धांत है बट अध्यापक का अनुभव नहीं है, क्योंकि पाठ योजना बनाते समय हम छात्र को केंद्रित करके बना रहे हैं, ना कि अध्यापक को। नेक्स्ट है बैरोगामक योजना परीक्षण में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित कौन है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग-जैग दौड़, मेडिसिन बॉल पुट। और सम्मिलित कौन नहीं है? 60 मीटर दौड़। ये एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, किताब में आपको नहीं मिलेगा। बैरोगामक योग्यता परीक्षण बहुत सी किताब में नहीं मिलेगा, मुझे खुद ही नहीं मिला है। तो बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो 60 मीटर दौड़ नहीं है। कौन सम्मिलित है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग-जैग दौड़, मेडिसिन बॉल थ्रो। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा वह अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओं से आता है, इसको किसने कहा है? तो दोस्तों इस बात को कहा है एडल्बर्ट आल्ब्रेट यूफर ने। एडल्बर्ट आल्ब्रेट यूफर ने। यदि आपका होता अनुभवों का सामूहिक, ठीक है, अनुभवों का योग है जो क्रियाओं से आता है, या प्रक्रिया शब्द आ जाए, अनुभव, प्रक्रिया या क्रिया, यहाँ पे एडल्बर्ट आल्ब्रेट यूफर का परिभाषा होगा। और जहां भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष से परिवर्तन शब्द आए वहां रोज़लैंड कैसिडी का होगा। दोस्तों यदि आप परिभाषा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा वाले वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने परिभाषा के बारे में इतने डिटेल से, इतने ट्रिक के साथ बताया है कि आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस उस वीडियो को देख लीजिए, परिभाषा का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों प्रकृतिवाद नेचुरलिस्ट की संस्थापक है रूसो। नेक्स्ट है खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग की उपाधि प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि मास्टर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग की उपाधि जो है NSNIS पटियाला के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका स्थापना 7 मई 1961 को हुआ। और यह NSNIS पटियाला यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट जो पटियाला में है, यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आपके MP टेट में आया हुआ था कि एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन है? तो NSNIS पटियाला, ठीक है। और इसमें मास्टर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग, इसमें क्या क्या दिया जाता है? मास्टर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी 2 वर्ष का मास्टर कोर्स, एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि कराए जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री, तो आपका LNCPE त्रिवेंद्रम यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाएगा। जो आपका NSNIS पटियाला एंड LNUPE ग्वालियर, ये दोनों जो है साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकादमिक यानी शैक्षिक खंड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से शैक्षिक खंड के अंतर्गत खेलों के लिए अकादमिक खंड है NSNIS पटियाला, एंड शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड है LNCPE त्रिवेंद्रम, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, इस बात को किसने कहा है? तो आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड से प्रभावित होता है, ये डोपिंग से क्वेश्चन है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मांसपेशियां, ठीक है। क्या प्रभावित होता है? मांसपेशियों में असीम शक्ति हो जाती है कुछ समय के लिए, जिससे जो खिलाड़ी होता है बेहतर प्रदर्शन करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो है यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है और खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ये ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन यदि आ जाता है कि खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में किस औषधि को प्रयोग किया जाता है, तो वो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एनाबॉलिक स्टेरॉयड को हम शॉर्ट में बोलते हैं AAS। क्या बोला जाता है? AAS, जिसमें से ए से तात्पर्य है एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड, एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी मस्क्यूलिनिंग। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मतलब होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी ऊतकों का निर्माण। यह क्या करता है दोस्तों? पेशियों की वसा की मात्रा कम हो जाती है इसके सेवन से, और पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि हो जाती है और वह सक्रिय उत्तेजित हो जाती है और मानसिक रूप से अपने को बहुत मजबूत समझने लगता है खिलाड़ी। ठीक है, इसलिए ये दुनिया में खेल के क्षेत्र में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत स्टेनोजोल, नेड्रोलॉन, टेस्टोस्टेरोन आदि आते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डोपिंग वाले वीडियो को देखिए। डोपिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को मैंने क्लियर किया है, कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। डोपिंग से सभी टॉपिक आप देख लीजिए। नेक्स्ट, कौन सा अंग बाइल का स्त्राव यानी कि पित्तरस का स्त्राव करता है दोस्तों? तो वह करता है यकृत यानी कि लीवर। यकृत यानी कि लीवर पित्तरस का निर्माण करता है और स्त्राव करता है, और जाकर के यह इकट्ठा कहां पे रहता है? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। और पित्तरस का कार्य क्या है दोस्तों? यह वसा यानी फैट का पाचन करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन मिलती है कहां से मिलता है दोस्तों? आप हृदय की संरचना, ब्लड सर्कुलेशन पढ़े या आराम से, तो वहां इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रक्त को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? फेफड़ों से। कहां से मिलता है? फेफड़ों से। हृदय के दो भाग हैं, दायां भाग और बायां भाग। तो दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त। और 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष अलिंद, नीचे के 2 कक्ष निलय, 2 कक्ष निलय। तो दाएं भाग में अलिंद, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त यानी दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा यानी कि पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है कहां? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, और फेफड़ों में शुद्ध होकर के बाएं अलिंद में आता है पल्मोनरी शिराओं के द्वारा, एंड बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से जब बाएं निलय कंट्रक्शन होता है तो वह एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी से बहुत सारे शाखाएं निकली रहती हैं, जिससे समस्त शरीर में शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है। सबसे बड़ा धमनी कौन है? महाधमनी यानी एरोटा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है? जो भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें हैं उनमें सबसे पहला इलाज आपका बर्फ चिकित्सा होता है। क्या होता है? बर्फ चिकित्सा, जिसे क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण करने में, टूटी फूटी मांसपेशियों को, ऊतकों का निर्माण करने में कौन सा सहायक होता है? प्रोटीन। तो जैसे कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 प्रकार में बांटा गया है, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक शरीर का निर्माण करने वाले, एक शरीर का रक्षा करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा है, शरीर का निर्माण करने वाले, टूट फूट को मरम्मत करने वाले प्रोटीन है, एंड शरीर की रक्षा करने वाले विटामिन एंड मिनरल्स है यानी खनिज लवण। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरियस, जो जांग की होती है, पतली सी पट्टी के समान होती है। एंड सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, हमारे कुल्हे की। सबसे छोटी मांसपेशी होती है हमारे कान में स्टेपिडियस। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मसेटर मसल्स, निचले जबड़े की। ये ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? तो स्पाइनोग्राफ से स्कोलियोसिस को मापा जाता है, जिसमें हिप एक तरफ और कंधे दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं, एकदम यस या सी का आकार ले लेता है, उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है यंत्र विद्या की वह शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है। यंत्र विद्या की वह शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है वह होता है काइनेमेटिक्स। अब बल कैसे उत्पन्न होता है? काइनेटिक्स में होता है। बल के कारण की व्याख्या होता है काइनेमेटिक्स में। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो यह होता है बोन अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में जो हमारी लंबी अस्थियां होती हैं उसके बीच में खोखला भाग होता है जिसे हम हेवेसियन नाल कहते हैं, और उसी में अस्थि मज्जा होता है जिसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो होता है, जिसमें से अस्थि मज्जा के रेड बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है, येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी एमपी डेट में आया हुआ था, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है, अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आगे झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन में होती है? तो यह होती है, ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, फ्रंटल धुरी और सेजिटल प्लेन में। सेजिटल प्लेन क्या करता है? शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो दोस्तों थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, प्रभाव का, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। तो इसमें देखते हैं प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने का नियम है, बट क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह सीखने का नियम नहीं है, यह न्यूटन के 3rd लॉ का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व में परिवर्तन क्या है? सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है दोस्तों H.C. मोरिसन का। H.C. मोरिसन का इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व में जो परिवर्तन है सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? H.C. मोरिसन का। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्ज्ञान सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों अंतर्ज्ञान सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने, यह उद्दीपन अनुक्रिया को मुख्य न मानकर ये अपने अंतर्ज्ञान को समस्त परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके एक समस्या का समाधान होता है, इस बात को इन्होंने कहा है। जैसे कि इन्होंने चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप सीखने के सिद्धांत वाले वीडियो में देखिए, सभी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है 16 पीएफ प्रश्नावली क्या है? तो दोस्तों 16 पीएफ प्रश्नावली जो है यह मनोविज्ञान परीक्षण है। क्या है? मनोविज्ञान परीक्षण करने की एक विधि है। नेक्स्ट है सन शक्ति के साथ कौन सा घटक संबंधित है? तो इसके अंतर्गत पहला एंड चौथा, यानी कि टीम संतुष्टि एंड सामाजिक समर्थन संबंधित है सन शक्ति के साथ। नेक्स्ट है एड्स एक दूसरे में जाती है सेक्स यानी संभोग से, तो यहाँ पे यही राइट आपका हो जाएगा। 3 प्रकार से एड्स फैलता है, एक सेक्स यानी संभोग से, और दूसरा माता के गर्भ में यदि शिशु होता है तो यदि माता को है तब शिशु को हो जाएगा, और तीसरा रक्त या सुई लगाने से। ठीक है, ठीक है। आप दूसरे का किसी को रक्त दे रहे हैं तो उस रक्त में आपके अंदर एड्स है तो दूसरे में हो जाएगा। तो 3 प्रकार से होता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स
होता है और ऑस्टियोमेलासिया ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड टाइप 2 डायबिटीज भी होता है, टाइप 2 डायबिटीज भी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रीढ़ का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ऑक्सीजन रीढ़ का आविष्कार किया था A.V. हिल ने। ऑक्सीजन रीढ़ होता क्या है? जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा होती है वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन हमको उतना नहीं मिल पाता जितना हमको चाहिए होता है शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए। तो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो उस क्षण में हम बहुत लंबे लंबे सांस लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। उस कमी, जो ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो गया है, उसको पूरा करने के लिए, यानी कि हम ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सांस लेकर के ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सीजन ऋण। इसके आविष्कार किया था A.V. हिल ने। नेक्स्ट है रेबीज के फैलने का क्या कारण है? तो दोस्तों रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण फैलता है, यह कुत्ते के काटने से फैलता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन जैसे कि वायरस संक्रमण होता है, कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुत्ते के काटने ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो यह 1962 से भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो यह शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम जो है वह बच्चों के पाठशाला के अनुभव में विद्यमान है। नेक्स्ट है सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है। तो दोस्तों सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है अनुकूलन करना। क्या? अनुकूलन करना, भार अनुकूलन। इसके बारे में जानने के लिए आप सुपर कंपनसेशन वाली वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के। सुपर कंपनसेशन होता क्या है? जब हम क्रिया करते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती है एंड जो भी ऊर्जा होता है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, एकदम थक चुके हैं, तो कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं, रिकवरी लेते हैं। उसके बाद पुनः हमारे शरीर में कुछ समय में रिकवरी पीरियड में पुनः हम ऊर्जावान हो जाते हैं और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं, जिसमें हमको कार्य करने की और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी को कहते हैं सुपर कंपनसेशन, यानी कि हम फिर पुनः उस कार्य के लिए अनुकूल हो जाते हैं, उस भार के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, वही होता है सुपर कंपनसेशन। नेक्स्ट है अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है? जो हम अध्यापन यानी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर उसके साथ साथ हमको बहुत सारा सहायक सामग्री भी मिल जाए तो जो अध्यापन है वह और प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, अध्यापन प्रभावशाली बनता है। नेक्स्ट है सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है। तो सबसे अच्छा अध्यापन ढंग क्या है? 2 तरफा वार्तालाप, यानी दोनों तरफ शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होंगे सीखने के लिए और सिखाने के लिए, वही सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है। नेक्स्ट है YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो YMCA मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो YMCA मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य थे H.C. बक। YMCA की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में इंग्लैंड के लंदन में जॉर्ज विलियम के द्वारा किया गया था। फिर 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका में किया गया था एंड भारत में इसको लाए H.C. बक के द्वारा 1920 में चेन्नई मद्रास में सबसे पहले इसकी स्थापना किया गया। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की भारत में कब स्थापना किया गया? 1920 में। किसके द्वारा? H.C. बक के द्वारा। और H.C. बक को यानी हेनरी को बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को क्या कहा जाता है? तो समूह में की गई जो मुक्त हस्त कसरत यानी व्यायाम होते हैं उससे हम कैलिस्थेनिक व्यायाम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है? तो जो डायर परीक्षण है वह टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से
संबंधित है डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट एंड ब्रोअर मिलर टेस्ट एवरी रिचर्डसन सरो टेस्ट। ये है आपके टेनिस से रिलेटेड टेस्ट। नेक्स्ट है भार की तीव्रता होती है। तो दोस्तों भार की तीव्रता जो होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, यानी कि एक होता है भार, एक होता है घनत्व यानी कि वॉल्यूम। भार की तीव्रता और वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जितने कम समय की क्रिया होगी यानी वॉल्यूम जितना कम होगा, यानी जितना कम समय की क्रिया, वॉल्यूम मतलब कार्य को कितना समय किया गया, एंड तीव्रता यानी कितनी स्पीड से किया गया। तो वॉल्यूम यानी जितना कार्य कम समय का होगा उसमें तीव्रता इंटेंसिटी उतना ज्यादा रहेगी, और जितना वॉल्यूम यानी कार्य का समय जितना ज्यादा होगा उसमें इंटेंसिटी उतना कम रहेगी, तीव्रता उतना कम रहेगा। जैसे 100 मीटर दौड़ में तीव्रता 100% होगा, एंड 800 मीटर या 1500 मीटर दौड़ में इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होगी, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। भार वॉल्यूम ज्यादा तीव्रता कम, वॉल्यूम कम तो तीव्रता ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच कितनी दूरी होगी। तो दोस्तों 400 मीटर दौड़ की अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा के बीच की जो दूरी होगी वह होगी 40 मीटर। 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए होता है अलग अलग, एंड पुरुषों के लिए 110 मीटर और महिलाओं के लिए 100 मीटर ये होता है बाधा दौड़। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए बाधा दौड़ के वीडियो को जरूर देखिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं। तो हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है, इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। प्रथम दिन 4 इवेंट, दूसरे दिन 3 इवेंट्स होता है। इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। कितने 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन इन चारों के बारे में कंबाइंड इवेंट वाले एथलेटिक के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा डिटेल में देखिए। ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है जिसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अक्सर आपका कंबाइंड इवेंट याद ही नहीं होता है, तो मैंने ट्रिक के साथ ऐसा बताया है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग होता है। तो यह परीक्षण जो है किसकी तुलना में प्रयोग होता है, तो यह 2 से अधिक चरों के बीच के तुलना में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप क्या है, माध्य है, ठीक है, यानी मीड है। इसमें औसत निकाला जाता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप पूछेगा तो माध्य, एंड विचलनशीलता के माप का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है तो मानक विचलन, ठीक है। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना कथन है। शून्य परिकल्पना मतलब है दोनों समूहों के बीच कोई अंतर न होना। नेक्स्ट है कि जब z मूल्य 1.96 के समान व ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अंतर सार्थक है। तो इसका आंसर होगा घ 0.511। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रतिवेदन नहीं रिसर्च रिपोर्ट में प्राथमिक सामग्री में आता है। अनुसंधान प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट में प्राथमिक सामग्री में आता है तो क्या आता है, आभार व्यक्त करना, ठीक है, आभार व्यक्त करना। तो दोस्तों ये था आज का 50 एमसीक्यू। सभी के सभी 50 एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे डेली बेसिस पे। आप प्रैक्टिस कीजिए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका 100% सलेक्शन होगा। बस मन लगा के जुड़िए और मन लगा के पूरा वीडियो देखिए। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह का वीडियोज आपको डेली बेसिस पे सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।